सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में, भाग 2। प्रिय मित्रों, प्रिय बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ण विचार होते क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद चलते चलते हम स्पर्शी व्यंजन तक पहुंच गए। अब बात करता हूं मैं स्पर्शी व्यंजन की। तो सबसे पहले हमें वर्णों के बारे में अध्ययन करना, वर्ण होते कितने हैं। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वे क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पर्शी वर्ण यानी स्पर्शी व्यंजन, जो 25 होते हैं। यानी कुल 33 व्यंजनों के अंतर्गत 25 व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं, उनकी परिभाषा मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दी थी। आज भी एक बार उसका दोहरान कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, स्पर्शी व्यंजन से तात्पर्य होता है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठीय, तालवीय, मूर्धनीय, दंतीय, ओष्ठीय, अनेक प्रकार के जो भाग बने हुए हैं, जो अंग है, जो मुख विवर से जब उच्चारण निकलता है, उसमें उन 25 व्यंजनों का इन सभी स्थानों से स्पर्श होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो 25 व्यंजन है, इनका स्पर्श होके वायु के साथ मुख से बाहर आना स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की कि स्पर्शी व्यंजन 25 व्यंजन होते हैं। और वर्ग, अब याद रखना आप कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया। 5 वर्ग कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प। मित्रों याद रखना कि वर्ग हमेशा 5 का होता है। और जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, तो उसमें 5 का जिसमें जोड़ा बनता है वही वर्ग कहलाएगा। आप देख लीजिए, क से लगाकर र तक, च से लगाकर य तक जो 5-5 का वर्ग बनता है, वो 5 वर्गों का समूह एक वर्ग कहलाएगा। 5 वर्णों का समूह। तो बात करते हैं जिसमें होते हैं 25, 5 × 5 बराबर 25 व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में 25 व्यंजन होते हैं जो 5 वर्गों के अंदर विभाजित हैं। 5 वर्ग हो गए आपके सामने। इसको एक बार आपको दिमाग में क्लियर कर लेना है कि क, च, ट, त, प। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि क वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, ढ। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्ग इसी प्रकार से 5 वर्गों में विभाजित है और ऐसे ही चलेगा। इसके आगे जैसे आ रहा है य, ल, व, स, स, ये अंतस व्यंजन और उस व्यंजन में चले जाएंगे, क्योंकि उसमें 5 वर्ण नहीं होते हैं, इसलिए वो 5 का वर्ग नहीं बनेगा। अब मित्रों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इसी के अंतर्गत वो बात हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं पहले क्लियर कर दूं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर पंचम वर्ण कहलाता है। और पंचम वर्ग ही नासिकीय वर्ण होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, नाक का सहयोग लिया जाता है, वे नासिकीय ध्वनि कहलाती है। अनुनासिक, अनुस्वार, चंद्रबिंदु आदि हम आगे वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, तो उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मित्रों मैं आपको बता दूं कि क, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि क कंठ से तालु शुरुआत होती है, कंठ से। ख हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, इसका प्रायोगिक तौर पर देख सकते हैं हाथ लगा के। क हाथ लगा के पता चल रहा है यहां से उच्चारण की ध्वनि बाहर निकल ली, ख, घ, घ, ढ। अब च तालु, तालु का मतलब हुआ कि ये जो भाग होता है अंदर का, दांतों के ऊपर होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य के ऊपर तालु। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि जब हम कोई फल खाते हैं, जैसे हमने सेव खाया या कोई हमारे देसी बेर होता है, बोर कहते हैं हम, बोर खाते हैं या बेर खाते हैं, तो वो कभी कभी छिलके ऊपर तालुओं में चिपक जाते हैं, वो होता है तालु। तो वहां पर उच्चारण करते समय जीवा तालु के ऊपर स्पर्श करेगी। च, छ, ज, झ, य, यानी जबान का स्पर्श कहां हो रहा है? सीधा तालु के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये च वर्ग है जो तालु से स्पर्श करते निकलता है, इस कारण ये वर्ग भी स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आएगा।
तो मुख्य रूप से हमें 5 बातें याद रखनी है कि क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों को बांटा गया है और ये पांचों वर्ग मुख विवर से जहां भी निर्बाध गति जो होती है उसमें ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर आते हैं। समझ गए? अब ट की बात करते हैं, प की करते हैं, प की। ट वर्ग भी ऐसे ही चलेगा। ट, अब ट बोलेंगे तो ट सीधा कहां जाएगा? एक दांतों के ऊपर एक खुरदरा स्थान है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा के ऊपर स्पर्श होगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी ये जो भाग है वो मूर्धन्य स्थान कहलाता है। तो ये भी प्रैक्टिकल की तरह हो गया। हमें ये समझना है कि वर्ग कितने होते हैं और जो 5 भाग है वो 5 भाग है कौन कौन से। तो याद रखना, कंठ, तालु जो मैंने बताया, जो दांतों के अंदर के भाग के अंदर जो सीधा ऊपर जीभ के ऊपर वाला भाग तालु, कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा यानी दांतों के ऊपर जो खुरदरा खुरदरा भाग है, जो मतलब थोड़ा खुरदरा लगता है, वो मूर्धन्य कहलाता है। कंठ, तालु, मूर्धन्य। दंतीय, दंत यानी दांतों से। अब मैं त बोलूंगा, त, थ, ये जो मैं वर्ग के वर्ण बोलूंगा तो इनका उच्चारण सीधा यानी कहां से स्पर्श करेगी? जीवा। सीधा उच्चारण के माध्यम से जब उच्चारण होगा तो सीधा स्पर्श दांतों के ऊपर होगा। तो ये ध्वनि कौन सी कहलाएगी? दंतीय ध्वनि कहलाएगी। तो प्रयोग करने के आधार पर पता चल जाएगा। परीक्षा के अंदर यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी ध्वनि दंतीय है, निम्न में से कौन सी ध्वनि दंतीय ध्वनि है, या प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंतीय है या निम्न में से कौन सा वर्ण भिन्न है। अब आपको याद रखना कि भिन्न से तात्पर्य प्रश्न कैसे बनेगा कि त, थ, ग दे दिया और एक चौथे विकल्प के अंदर कोई और वर्ग का दे दिया, तो हमें पता चल गया कि 3 जो वर्ण है वह एक वर्ग है जो दंतीय ध्वनि है और एक कोई और दे दिया अन्य में से, तो पता चल गया ये भिन्न है। समझ गए? दंतीय ध्वनि का आ गया तो उसमें एक दंतीय ध्वनि का उदाहरण दे देंगे और बाकी 3 ऑप्शन अलग दे देंगे। तो यहां तक जब क्लियर हो जाता है वर्गों में और उनके स्पर्श स्थान क्लियर हो जाते हैं तो हम उस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात है, गलत कब नहीं करेंगे? जब तक हम पूरे अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लेंगे तब तक हम कोई गलत नहीं करेंगे। एक शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, वो आपको मंजिल बता सकता है, परंतु पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। कि पढ़ाई होती कैसे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, पढ़ते 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 उसके माध्यम से हम जितना पढ़ेंगे वो सब हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा और वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलो आगे बात करते हैं प वर्ग की। अब प, फ, ब, भ, म, ये जो वर्ण है ये बोलते ही होठों पर स्पर्श हो रहा, होठ बंद हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूं प, आप मेरी तरफ देखिए, प, आप मेरे होठों को देखिए, प, फ, ब, भ, म, यानी दोनों ओष्ठ है जो आपस में चिपक रहे हैं। कहने का मतलब वह हुआ प, फ, ब, भ, म, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा का स्पर्श होठों से होता है, उस समय होठ बंद हो जाते हैं, यानी ये ओष्ठी ध्वनि कहलाती है। तो मित्रों 5 वर्ग हो गए। 5 वर्गों में आपके सामने क्लियर हो गया कि कंठीय, तालवीय, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठी ध्वनि कहलाती है। कंठ यानी गले से, तालु यानी तालवे से, मूर्धन्य यानी ये जो ऊपर मूर्धा का भाग है, और दंतीय यानी दांतों से, और मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठी यानी होठों से। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, और ओष्ठ एक संस्कृत शब्द है। तो चलते मित्रों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार पढ़ने की जरूरत है, बस बेसिकली नॉर्मली चीज से उसकी थोड़ी गहराई में जाके उसको देखना कि ये है क्या चीज। बाकी धीरे धीरे परत दर परत, कड़ी से कड़ी मिलेगी तो ये हमारी एकदम एक श्रृंखला बन जाएगी और अपने आप ही याद हो जाएगा। बस इसमें अभ्यास करने की जरूरत है। चलते हैं, अब आगे है अंतस्थ व्यंजन। मैंने आपको व्यंजन के 3 प्रकार बताए थे। स्पर्शी व्यंजन, उसका हमने अध्ययन कर लिया, 5 वर्गों में विभाजित कर ले। दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, बहुत ही अच्छा। अंतस्थ व्यंजन है क्या? अंतस्थ व्यंजन से तात्पर्य होता है कि अंत का मतलब होता है भीतर होता है। अंत से तात्पर्य क्या होता है? भीतर। ऐसे व्यंजन जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का सा होता है। ये 33 व्यंजनों में से 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। कहने का तात्पर्य हुआ कि वे व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ का मतलब क्या हुआ? अंत यानी उसके अंदर अंदर, भीतर, भीतर ही वो
उच्चारित होते हैं और अपना आप ही बाहर निकल जाते हैं, वे ध्वनियां क्या कहलाएगी? अंतस्थ। 33 व्यंजनों के अंतर्गत 4 ऐसे होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। परीक्षा में सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से भिन्न क्या है, या निम्न में से भिन्न ध्वनि क्या है, तो 4 य र ल 3 दे दिए और एक कोई उष्म व्यंजन दे दिया या कोई दूसरा दे दिया, उसमें से हमें पहचानना। या हो जाए अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा दे दी और लिख दिया कि ये किसकी परिभाषा है, तो हमें क्लियर करना, उस परिभाषा को समझना है और उदाहरण को देखकर उसका उत्तर थोड़ा सही ढंग से पढ़ कर देना। अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब उष्म व्यंजन, नाम से पता चल रहा है उष्म का मतलब होता है ऊष्मा और ऊष्मा का मतलब होता है हीट, ताप। वे व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से एक ऊष्मा प्रकट होती है, जिनको बोलने से गर्मी पैदा होती है, उष्म व्यंजन। नाम से पता चल रहा उसके नाम में उसका अर्थ छुपा है और उष्म व्यंजन का अर्थ बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कैसे कि उष्म का तात्पर्य होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब उष्म व्यंजन 4 प्रकार होते हैं, स, श, स, ह। दिखने में एक है, बोलते समय कभी हम एक से बोल जाते हैं, परंतु उनका उच्चारण भी अलग अलग होता है। स शंकर वाला, स षटकोण वाला, स संसार वाला, ह हवाई वाला। 4 वर्ण हो गए। वे वर्ण व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख विवर से उष्मा प्रकट होती है, यानी ताप निकलता है, बोलने से गर्मी पैदा होती है, वे क्या कहलाएंगे? उष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो 4 हो गए। अब मित्रों 25 वर्ग हो गए, 5 वर्गों के 25 व्यंजन हो गए स्पर्शी, 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए उष्म। 4 और 4 8, 8 और 25 33 व्यंजन हो गए। अब उनके अलावा अयोगवा है, उनके अलावा और भी कुछ वर्ण है, संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, वो उनका अध्ययन हम अलग से करेंगे। उनको मूल जो व्यंजन होते हैं उनमें गिनती नहीं आती, परंतु वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन से तात्पर्य होता है कि वे व्यंजन जो किसी एक अन्य व्यंजन की सहायता से निर्मित होता है, उसकी रचना किसी अन्य व्यंजन की सहायता से होती है। तो संयुक्त व्यंजन नाम से पता चल रहा है, यानी कमांड बोलता है ना, संयुक्त। जैसे एक संयुक्त परिवार होता है, यानी सभी चाचा चाची, ताऊ ताई, पापा मम्मी सभी मिलकर रहते हैं, वो एक संयुक्त परिवार। उसी तरह ये व्यंजन भी कहीं ना कहीं किसी के साथ में मिला हुआ। तो व्यंजन तो ऑलरेडी पहले से ही स्वरों की सहायता से बनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। ये 4 व्यंजन होते हैं, ये चारों व्यंजन किसी न किसी एक व्यंजन की सहायता से बनते हैं, यानी वे व्यंजन जो किसी एक या एक से अधिक व्यंजनों की सहायता से निर्मित होते हैं या बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, त्रिशूल से त्रिनेत्र भी बन जाएगा, त्रय से। ज्ञानी वाला, जैसे ज्ञानी हम उच्चारण में रूप में ज्ञानी करते हैं, पर इसका ज्ञानी होगा यदि इसका उच्चारण करेंगे तो। और श्रेय, श्री वाला। अब देखिए इसका कैसे प्रकट करते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, बिल्कुल बोर्ड के ऊपर लिखा है, और इस बोर्ड के ऊपर आप ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है क्या। श, त्र, ज्ञ, श्रेय। ये ज्ञान नहीं बोलेंगे हम, हमारी भाषा के अंदर जब उसका उच्चारण कर रहे हैं हम ज्ञान बोल रहे हैं, वो ज्ञान नहीं ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। हम बोलते हैं ना, बोलने में हमारी आदत पड़ गई है। देख लीजिए ज्ञान कैसे है। अब मैं बात करता हूं चारों संयुक्त व्यंजनों की। क, धन, श, यानी क आधा है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और श ये स से बना हुआ। अब ये क और श, यानी क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है। मित्रों अब एक चीज याद रखना कि इसके नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया, और इसके नीचे हलंत लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे हलंत लगाते ही इसकी अ की ध्वनि को अलग कर देंगे। अ की ध्वनि को हम क्या कर देंगे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अ लगा दिया, तो इसके नीचे मुझे हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स है वो आधा हो गया और अ से बना हुआ, क्योंकि व्यंजनों में स्वरों का प्रयोग होता है, व्यंजन हमेशा स्वरों के ऊपर निर्भर होते हैं। हो गया। इसके नीचे भी मैं यदि हलंत लगूंगा, इसके नीचे लगूंगा, इसके नीचे लगूंगा, तो बाद में मुझे इनके बाद में आने वाली ध्वनि, और इन सब में ध्वनि क्या आ रही है? र, अ, य, अ की ध्वनि आ रही है। अब आप इनसे निर्मित जो शब्द बनते हैं, जैसे एक शब्द आ रहा रक्षक, ये स आ गया, भक्षक ये व श आ गया, पत्रिका ये त्र आ गया, नेत्र ये त्र आ गया।
ज्ञान, ज धन ये। अब हम बोलते तो ज्ञान है, परंतु शुद्ध रूप से देखा जाए इसी शब्दकोश के अनुसार तो ये ज्ञान होगा, ज्ञ। देखिए श्रुज्ञ, विज्ञापन, पर हम बोलते नहीं है, हमें बड़ा अटपटा लगता है क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। पर शुद्ध रूप से देखें तो ये शब्द आएगा। देखिए आगे चलते हैं, ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए, उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। परदर परदर चलते गए, कड़ी से कड़ी मिलती गई तो 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, क्षत्रिय वाला, त्रिशूल, जानी वाला और श्री वाला। अब देख लीजिए, श्रीमान, श्रवण, श्रवण यानी किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। श्रवण करने का मतलब होता है सुनना भी हो सकता है। श्रवण किससे करते हैं? हम कानों से करते हैं। श्रवण से तात्पर्य क्या होता है? सुनना। जैसे होता है ना सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, जो देख सकते हैं और जिससे सुन सकते हैं वो सर्वे सामग्री। तो श्रवण का मतलब होगा किसी का नाम या कान कहलाता है, श्रवण सुनना। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बाद द्वितीय व्यंजन। बहुत ही अच्छा है वे व्यंजन जिसमें 2 वर्ण साथ में होते हैं, 2 का प्रयोग होता है। जब मैंने 2010 के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की परीक्षा दी थी तो ये मेरे पहले क्लियर हो चुका था कि ये शब्द मुझे आता है, तो उसमें बिल्कुल पता चल गया था, एक बेसिक नॉलेज लगाया हमने कि परीक्षा में जब 4 ऑप्शन आ गए और उस ऑप्शन में यही था, उस विकल्प में कि निम्न में से द्वितीय व्यंजन कौन सा है, तो उसमें बहुत सारे शब्द थे और उसमें एक था कुत्ता। तो कुत्ता शब्द हम लिखते ना कुत्ता, तो ता को ता बोलते हैं, यानी थोड़ा दबाव देकर बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें एक आधा त जुड़ा हुआ और आधा त और एक पूरा ज, दोनों पूरा त दोनों जुड़ गए तो कुत्ता हो गया। कुत्ता नहीं कुत्ता, यानी 2 व्यंजन जुड़ गए हैं, एक ही ध्वनि के, एक ही वर्ण के 2 व्यंजन जब मिल जाते हैं तो वो द्वितीय व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो कभी भी आप ये प्रश्न तो कभी गलत करिए मत। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि जब शब्द में एक ही वर्ण 2 बार मिलकर प्रयुक्त होता है और उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे बिल्ली में ल और कुत्ता में त का द्वितीय प्रयोग हुआ है। इधर देख लीजिए, बिल्ली में ल आधा और ये समझ आ गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो कुत्ता शब्द लिखा है, समझ लेना, ये कुत्ता, कभी हमने ऐसा कुत्ता देखा, ऐसा शब्द देखा कुत्ते का? नहीं देखा, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा। शुरू से एक मानक शब्दावली के अंदर कुत्ता शब्द ये मानक माना जाता है और इसमें वो जोड़ दी जाती है, आधा तक जुड़ा हुआ, इसलिए ये कुत्ता यदि सही रूप से इसका टुकड़े करेंगे तो ये अपने समझने के लिए ये सही है, परंतु शुद्ध रूप से माना जाए मानक के अनुसार, मानक शब्द ये है। समझ लिया कि उसमें एक ही जैसे 2 व्यंजन साथ में चलते हैं और 2 व्यंजनों का एक जैसे, उसमें एक जैसे कोई दूसरा और भी आ जाता है, जैसे हक्का बक्का, इसमें भी द्वितीय शब्द है। बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाएंगे जिसमें हम द्वितीय शब्द निकाल सकते हैं। द्वितीय शब्द का मतलब होता है कि एक ही वर्ण के 2 शब्द जब 2 वर्ण साथ में आए और एक शब्द का निर्माण करें तो वो द्वितीय शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया हक्का बक्का, बिल्ली, कुत्ता, अब उसमें से वो निकालना। एक मैं आपको शब्द देता हूं बीच में, कर्तव्य। कभी कभी हम गलत कर देते हैं शुद्ध भाषा के तौर पर, शुद्ध शब्दों के तौर पर। कभी कभी कई बच्चे इसके ऊपर त, आधा त यानी वो ऊपर वाला चेन लगाकर इसको आधा त में बदल देते हैं, परंतु वो अशुद्ध है। हमें परीक्षा में लगता है एक कर्तव्य आता, एक कर्तव्य आता, तो हम उसको देख लेते हैं इसके ऊपर आधा त लगा हुआ, परंतु वो नहीं है, इसमें नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो ये ध्यान रखना। द्वितीय शब्द हो गया। अब है संयुक्ताक्षर। ये समझने की जरूरत है, नॉर्मल, ज्यादा कोई इतना नहीं है। संयुक्ताक्षर होते क्या है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, याद रखना कि एक व्यंजन होगा जो स्वर रहित होगा, यानी स्वर रहित का मतलब जिसमें स्वर नहीं है, और एक व्यंजन उसके साथ ऐसा होगा जिसमें स्वर मिला होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि मैं यहां लिखता हूं क धन या लिख दूं, तो अब देखिए इसका निर्माण क्या हो गया, क्या हो गया। अब क्या लिख रहा हूं, तो क्या के अंदर ये ऑलरेडी क है जो आधा है, क्या इसके अंदर से स्वर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये खुद ही आधा है। तो ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। यह के अंदर क्या स्वर छुपा हुआ है? आ। यदि ये ह यह के नीचे हलंत होता तो क्या होता? यह खुद ही स्वयं पहले से क्या होता था? अधूरा होता था। तो एक में
लिख रहा हूं तो क्या मैं क्या कर रहा हूं कि ये खुद पहले से पहला वाला व्यंजन वो अधूरा है और दूसरा पूरा है, तो एक में स्वर सहित है और एक में स्वर रहित है। अब ये पूरा हो गया संयुक्ताक्षर। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो प्रयुक्त हो गया, प्रत्यय हो गया, अनेक प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाता है। चलिए मित्रों, स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिए, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए, ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए, संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए जो 4 है, श, त्र, ज्ञ, स्र। याद रखना, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये पूरा वर्ण विचार एकदम वर्ण विचार का पूरा खाका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और बार बार अभ्यास करोगे तो कोई प्रश्न गलत मेरे हिसाब से नहीं होगा, बस पढ़ने की जरूरत है। अब प्रयत्न के आधार पर प्रमुख व्यंजन कौन कौन से हैं? संघर्षी। अब अनेक व्यंजन ऐसे हैं जो प्रयत्न के आधार पर चलते हैं। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले उन्हें संघर्षी कहते हैं। अब याद रखना, परीक्षा में ऐसा भी सवाल आ जाएगा कि यहां पर हमने पढ़ा है ऊष्म व्यंजन, अब परीक्षा के अंदर यह भी सवाल आ सकता है कि निम्न में से संघर्षी कौन सा है, तो उसका सवाल अलग आएगा और उसके ऑप्शन भी अलग ही आएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप ये सोचोगे सर कि आपने ऊष्म पढ़ाया और ये आगे आ रहा, संघर्षी कैसे आ रहा, परंतु उसका ऑप्शन भी अलग होगा और उसका प्रश्न भी अलग तरह से बनेगा। देखिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकले, संघर्ष करते हुए बाहर निकले, जैसे स, श, श, ह, ये संघर्ष करते हुए निकल गई, गर्म होते हुए निकल गई, तो ये अलग प्रकार का व्यंजन हो गया। बात करते हैं स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक होता है और उच्चारण वाला भाग संघर्षी हो जाता है या हो जाता है, उच्चारण वाला भाग क्या हो जाता है? संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए च, छ, ज, झ, ये बोलते समय स्पर्श संघर्ष हो रहा है, यानी अंदर जो अपने उच्चारण के जो अंग है उसमें संघर्ष हो रहा है स्पर्श के अंतर्गत। तो ये 4 अलग हैं, च, छ, ज, झ, झंडा वाला। तो इनको आप देख लीजिए, बस इनको एक बार दिमाग में सेट करने की जरूरत है। एक बार परिभाषा समझ ली और 4 ये याद कर ली, ये स्पर्श संघर्षी, तो हमें याद हो जाएगा कि ये ऑप्शन आया तो हमें किस प्रकार से करना है। देखिए नासिकीय, ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ही क्या कहलाता है? पंचमाक्षर, और पंचमाक्षर की क्या होता है? अनुनासिक, और अनुनासिक की क्या होता है? नासिक की ध्वनि होती है जो नाक से बोली जाती है। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों के ये जो 5वीं ध्वनि होती है ये पंचम वर्ण क्या कहलाएंगे? नासिके कहलाएंगे, जो नाक से बोले जाते हैं। देख लीजिए आप, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख्यतः नाक से निकले, बिल्कुल नॉर्मली याद रखना, नासिके का मतलब होता है नासिका, और नासिका हम जब कक्षा षष्ठम सप्तम में पढ़ते थे तो हम संस्कृत में पढ़ते थे, नासिका, कटी, अक्षी, है ना, ये शब्द उससे बने हुए। जो भी तत्सम शब्द है वो संस्कृत के शब्द है। जैसे मैं बोलता हूं अग्नि, और अग्नि से शब्द क्या बन गया? आग, यानी तत्सम से क्या बन गया? तद्भव। एक चलता है संस्कृत में, वो गए तत्सम, और एक वापस शुद्ध हिंदी के अंदर आ जाता है या खड़ी बोली के अंदर आ जाता है, वो चला गया तद्भव के अंदर। तो ये नाक से बोले जाते हैं, ड़, य, ण, न, म, यानी नाक। आप नाक बंद कर लीजिए, इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। म, तो मुंह खुलेगा, यानी नाक बंद करेंगे तो इसका उच्चारण होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी ध्वनि सीधी नाक से स्पर्श करती हुई निकलती है। तो मित्रों नासिकीय वर्ण कितने हो गए? 5, और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, पंचम अक्षर नासिकीय ध्वनि कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। ये क्लियर हो गया? 5 व्यंजन कौन कौन से? 5 वर्ग कौन कौन से? क, च, ट, त, प। याद हो गया? अब चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये मैंने बता दिया, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिकीय होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में सीधा सवाल पूछ लिया है, पार्श्विक वर्ण कौन सा? परीक्षा के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, ये तो फिक्स है, तय होता है कि 4 विकल्प होते हैं। अब ढूंढना हमें यह है कि इसमें सही कौन सा है। तो देखिए मित्रों, पार्श्विक वर्ण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व में यानी आसपास से निकले, वो क्या कहलाता है? पार्श्विक ध्वनि। यानी मसूड़ों को छूती हुई ध्वनि, जीवा जब प्रयोग पास से जब ध्वनि निकलती है तो वो सीधा क्या कहलाएगा? पार्श्विक। और पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? पास से। जब भी उच्चारण करते समय वायु मसूड़ों को छूती हुई जीवा के आसपास से निकले तो वो क्या कहलाएगा?
पार्श्विक। और याद रखना मित्रों, पार्श्विक वर्ण एक ही है, इसमें सिर्फ एक याद रखना, ल। ल हम उच्चारण करते हैं ना, ल, देखो सीधा बाहर आ रहा, पार्श्व मसलों के आसपास से हवा निकल रही, ल से लट्टू वाला, ल से लड्डू वाला, ल से लंबाई वाला, ये चीज याद रख लीजिए। एक वर्ण ऐसा है जो पार्श्विक वर्ण कहलाता है, बस दिमाग में सेट करना है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ल। परकंपी बहुत ही अच्छा दिया है। परकंपी यानी कंपन पैदा करने वाला वह व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय जीवा रगड़ खाती हुई बाहर आती है, यानी र र र र नहीं र। अब बोलेंगे तो र की ध्वनि एक और आ रही है, र। यानी प्रकंपी वर्ण भी कौन सा, कितने हैं? एक ही है। जैसे पार्श्विक ल है वैसा का वैसा प्रकंपी भी एक है, र। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, यानी झटका दिया जाता है, वो क्या हो गया? प्रकंपी, कंपन करता हुआ। र व्यंजन प्रकंपी, याद रखना मित्रों, र। क्लियर हो गया यहां तक? अगला पढ़ते हैं उच्छिक। उच्छिक का मतलब होता है उछलना, झटका देना। उसका अर्थ क्या है? झटके से बाहर आना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठाकर झटके से फेंकते हैं तो वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? उच्छिक कहलाते हैं। उच्छिक से तात्पर्य होता है झटका। याद रखना, नाम उसके अर्थ, नाम के अंदर अर्थ छुपा हुआ। झटके के साथ वे वर्ण जो बाहर निकलते हैं वे उच्छिक वर्ण कहलाते हैं। 2 वर्ण है, ड और ढ, ये व्यंजन उच्छिक है। मित्रों हमने यहां तक पढ़ लिया है, बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक बार क्लियर कर लीजिएगा, बस अभ्यास करने की जरूरत है। अगला हमारा तीसरा पार्ट होगा वर्ण विचार का। तीसरे पार्ट में हमारे वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी प्रश्न उससे बाहर आने वाला बिल्कुल नहीं है, ये मेरी गारंटी है। और उसमें हम अल प्राण, मा प्राण, घोष अर्थात सघोष और अघोष और अनुनासिक, ये पार्ट पढ़ के हम वर्ण विचार पूरा करेंगे। धन्यवाद।